Welcome back. In next part of this video, we were discussing forces acting on the dam. जिसमें हमने फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ द डैम डिस्कस कर लिया था. नेक्स्ट है वाटर प्रेशर. जो रिजर्वायर में हमारे वाटर स्टोर है उसकी वजह से जो प्रेशर लगेगा डैम के ऊपर, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. डैम इज कंस्ट्रक्टेड टू impound वाटर. This impounded water will put horizontal force due to its weight on upstream side. अब डैम के अंदर हमने जो वाटर स्टोर किया है उस वाटर का भी कुछ वेट होगा, तो उसकी वजह से एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा डैम के ऊपर. यही है इसका वाटर प्रेशर. ये अगर अपस्ट्रीम हमारा अपस्ट्रीम है तो इस यहाँ पे जो वाटर है इसकी वजह से जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वाटर की वजह से, ये है हमारा वाटर प्रेशर. This water pressure can be calculated by using rules pertaining to hydrostatic pressure distribution. अब इसको हमें कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए हमें उन रूल्स को यूज़ करना है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम में आते हैं. अब ग्रेविटी डैम में हैव टू टाइप्स ऑफ अपस्ट्रीम फेसेस. जो ग्रेविटी डैम्स हैं उसमें दो तरह के अपस्ट्रीम साइड के अगर हम फेस की बात करें तो उसमें दो तरह के हमें फेस देखने को मिलते हैं. ये अगर अपस्ट्रीम साइड है तो दो तरह के फेस मिलते हैं. एक तो या वर्टिकली पूरा अपस्ट्रीम है, वर्टिकल अपस्ट्रीम फेस, और दूसरा कई जगह देखने को मिलता है जो कि इंक्लाइंड होता है. ये वर्टिकल ना होकर थोड़ा इंक्लाइंड भी होता है, थोड़ा पार्ट उसका. तो दो तरह के हमें फेसेस देखने को मिलते हैं, और इन फेसेस के अकॉर्डिंग ही वाटर का प्रेशर किस तरह एक्ट करता है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है जब अपस्ट्रीम में वर्टिकल फेस होगा. वर्टिकल अपस्ट्रीम फेस के केस में क्या होगा, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारा फेस वर्टिकल है. अब इसमें क्या होता है कि इस साइड में जो पानी भरा हुआ है, इस पानी की वजह से प्रेशर एक्ट करता है. और प्रेशर किस तरह एक्ट करता है, प्रेशर जितना ज़्यादा पानी उतना ज़्यादा प्रेशर. तो अगर हम यहाँ बात करें कि इसके बेस के पास में, तो इस पॉइंट पे इसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए इसके ऊपर जितना भी पानी अवेलेबल है वो सारा रिस्पॉन्सिबल होगा इस पॉइंट पर प्रेशर डालने के लिए. इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो ऊपर का अगर पॉइंट हम लें, ऊपर का वाटर लेवल के नज़दीक, तो यहाँ पे इस पॉइंट पर जो इस पॉइंट से ऊपर का पानी है जो कंपैरेटिवली काफ़ी कम होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पे प्रेशर डालने के लिए. इस बात से हम समझ सकते हैं कि डैम के जो बेस के नज़दीक का जो पॉइंट्स होंगे, या यूँ कहें एकदम जो बेस का पॉइंट है, वहाँ डैम के ऊपर जो वाटर की वजह से प्रेशर है वो मैक्सिमम बहुत ज़्यादा होगा. और वहीं जो सबसे ऊपर वाटर के जस्ट लेवल के पास, वहाँ अगर देखें तो वाटर का प्रेशर जीरो होगा, क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर कोई पानी है ही नहीं. तो यहाँ हम इस डायग्राम में भी इस तरह से समझाया हुआ है कि जो बेस के पास है वो सबसे ज़्यादा प्रेशर, और जैसे जैसे हम ऊपर उठते गए तो वो प्रेशर कम होता गया और अल्टीमेटली जीरो हो गया. तो हम यहाँ देख सकते हैं इन अ ग्रेविटी डैम विद द वर्टिकल अपस्ट्रीम फेस वाटर प्रेशर इज इक्वल्स टू W इंटू एच. और यहाँ हमने इसको वाटर प्रेशर जो बेस में बताया है वो सब मैक्सिमम बोला है W इंटू एच के बराबर, जहाँ W है हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर, H है हाइट, किसकी हाइट, जितना पानी भरा हुआ है उस वाटर की हाइट, हाइट ऑफ वाटर इन मीटर्स. और वाटर प्रेशर विल बी इक्वल टू जीरो एट द सरफेस लेवल, और सरफेस लेवल पे जीरो होगा. मतलब यहाँ होगा W इंटू एच और यहाँ होगा जीरो. और इसी तरह ये यहाँ से घटता हुआ जाएगा और इस तरफ बिल्कुल जीरो हो जाएगा. और इन सब का जब हम रिजल्टेंट लेते हैं, अब अलग अलग पॉइंट के जो हमने फोर्सेज या प्रेशर नाप लिए, और इनका जब हम रिजल्टेंट लेंगे, रिजल्टेंट इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरेगा. और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, हाइट का 1/3 बेस से h/3 डिस्टेंस पे इसका रिजल्टेंट काम करेगा, रिजल्टेंट फोर्स.
अब आप कई कहेंगे बिल्कुल बीच में क्यों नहीं आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी? बीच में इसलिए नहीं आएगा कि नीचे फोर्सेस ज़्यादा हैं और ऊपर फोर्सेस की जो वैल्यू है वो कम है, इसलिए ये नीचे की तरफ रहेगा थोड़ा। यहाँ एक लगभग h/3 डिस्टेंस पे ये एक्ट करेगा। द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ द वाटर ऑन द डैम वुड बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन, और ये इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? P इक्वल्स टू हाफ WH², जहाँ वेट है यूनिट वेट ऑफ वाटर 1000 kg/m³, और h है हाइट ऑफ वाटर एट अपस्ट्रीम साइड इन द रिजर्वायर मीटर्स में। तो आई थिंक क्लियर हो गया ये आपको। इसी तरीके से अगर हमारा जो फेस है अपस्ट्रीम में वो वर्टिकल ना होकर इंक्लाइंड होगा तो किस तरह फोर्स काम करेगा वो भी देख लेते हैं। अब इस फिगर में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो हमारा फेस है अपस्ट्रीम साइड में वो पूरी तरह वर्टिकल ना होकर उसका कुछ हिस्सा इंक्लाइंड है। तो ये एक तरह से दो पार्ट में इसको डिवाइड करके हम देख लेंगे। एक तो पहले इंक्लाइंड पार्ट, यहाँ पे जो वाटर अवेलेबल है यहाँ पे अवेलेबल है, दोनों को अलग अलग स्टडी करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो पहले जो इंक्लाइंड पार्ट के ऊपर जो वाटर अवेलेबल है, ये वाटर प्रेशर इस पे डालेगा, इस इंक्लाइंड पार्ट पे, इस इंक्लाइंड पार्ट पे प्रेशर डालेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। मान लीजिए ये P2 है, और इसी तरीके से जो पार्ट बच गया इसका पीछे का, इसको डिवाइड किया था ना हमने दो पार्ट में, तो जो पीछे का पार्ट है वो बिल्कुल उसी तरीके से जैसा हमने पीछे यहाँ पे डिस्कस किया है उसी तरीके से ये एक्ट करेगा, और इसका भी रिजल्टेंट h/3 डिस्टेंस पे सेम वही होगा जो हमने पीछे डिस्कस किया था, हाफ WH²। जो भी है इसमें डायरेक्शन आप समझ लीजिए कि ये जो पीछे का पार्ट है वाटर का ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टली, और जो इंक्लाइंड के ऊपर का पार्ट है वाटर का वो डाउनवर्ड ऐसे एक्ट करेगा। तो रिजल्टेंट इनका इस तरह एक्ट करेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल ना होकर थोड़ा सा नीचे एंगल लेते हुए, थोड़ा सा एंगल लेते हुए। तो ये है वाटर प्रेशर डिपेंडिंग अपॉन द अपस्ट्रीम फेस, वो वर्टिकल है या इंक्लाइंड, उसके अकॉर्डिंग वाटर प्रेशर किस तरह एक्ट करता है वो हमने यहाँ जाना। नेक्स्ट जो फोर्सेस बचे हैं वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।